जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहरिया कॉलेज कारसास का ही है। और अब ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 रिलेट कर रहा है चैप्टर नंबर 13 और 15 के साथ। इन दोनों का कंबाइन क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको हम रीड करते हैं, क्वेश्चन से डेटा बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसका फिर सोल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। कहा जा रहा है अ मैक्सिमम 50 मिली एम्पेयर करंट कैन बी अलाउड टू फ्लो थ्रू a 19.8 ohms coil of galvanometer. The galvanometer is used to be measure of 5 ampere maximum current. Calculate the length of the copper wire which is used to be as shunt. The diameter of the wire is 4 मिलीमीटर और आगे आपके पास रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओम मीटर। तो इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले और फिर इसको समझते हैं। ये गैल्वानोमीटर हमने बना लिया, उसके साथ हमें क्या लगाना है, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एम्पेयर मीटर। तो ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर सकता है ये एम्पेयर मीटर, इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 5 एम्पेयर की है। और गैल्वानोमीटर से जो करंट पास हो रहा है वो है 50 मिली एम्पेयर। और ये जो गैल्वानोमीटर की मिली एम्पेयर और ये जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो हमें बताई है 19.8 ओम्स। जब हम एक तो हमें शंट रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, शंट रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे और यहाँ पर जो हमने इस रेजिस्टेंस में जो लेंथ ऑफ द वायर इस्तेमाल की है वो हमें मालूम करनी है कि कितनी लेंथ ऑफ वायर अप्लाई करें कि हमारे पास मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सके इन दी सर्किट वो 5 एम्पेयर का हो। तो ये हमें सवाल गिवन है जिससे हमें शंट रेजिस्टेंस पहले मालूम करनी होगी। शंट रेजिस्टेंस की मदद से हम लेंथ ऑफ द कॉपर वायर मालूम करेंगे। तो ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने डेटा के अंदर लिख दिया है कि हमारे पास आई जी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर है वो है 50 मिली एम्पेयर को हम एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे बाय एक्सपोनेंट माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके। ये आर जी गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस हमें बताई है 19.8 ओम्स। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो एम मीटर मेजर कर सकता है वो है 5 एम्पेयर और डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर गिवन है 4 मिलीमीटर और मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट माइनस 3। अच्छा, अब डायमीटर की मदद से हमने रेडियस कैलकुलेट करी है, ये स्मॉल आर रिप्रेजेंटिंग द रेडियस और ये फॉर्मूला आपको पता है डायमीटर हाफ इस रेडियस। तो इस तरह आपके पास ये रेडियस आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 3। उसके बाद आपको रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर गिवन है, हमें लेंथ ऑफ द कॉपर वायर कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ द कॉपर वायर मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू का फॉर्मूला जो है is defined as RS is equals to IGRG upon I minus IG। ये RS यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, RS रिप्रेजेंट कर रहा है शंट रेजिस्टेंस को, IG इज़ द करंट ऑफ द galvanometer, Rg is the resistance of the galvanometer and I is the full scale deflection या maximum current flowing through the whole circuit। So अब हमारे पास गिवन पैरामीटर सवाल में गिवन है, हम वैल्यूज पुट करेंगे और RS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। IG की वैल्यू हमें गिवन है 50 एक्सपोनेंट माइनस 3
आर जी की वैल्यू 19.8 गिवन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें गिवन है 5 और गैल्वानोमीटर करंट गिवन है 50 एक्सपोनेंट -3। तो जब इस कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 19.8, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 4.95 से, तो इसका आंसर आ रहा है 0.2 ओम्स। आप इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट करेंगे या आप इंडिविजुअल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं टू इंक्रीज द स्टेप्स, तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू शंट रेजिस्टेंस की 0.2 ओम्स। हमें शंट रेजिस्टेंस मालूम नहीं करनी, हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ दी कॉपर वायर। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर कैन बी कैलकुलेटेड एज R is equals to रो L अपॉन A। तो पता है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रिलेशन आपकी स्क्रीन पर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये रिलेशन बन जाएगा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपने RS इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A की जगह पर लिखना है पाई R स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द कॉपर वायर या स्क्वायर बराबर होता है पाई R स्क्वायर के। अब रीअरेंज मैनिपुलेट कर लीजिए, जो डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लें और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास ये लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा। या आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके फिर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजीली फील हो उस तरह आप कर लीजिए। तो आर एस की वैल्यू आपने निकाली है 0.2, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.142 से और उसको फिर क्या कर लेंगे, आर की 2 एक्सपोनेंट -3 थी वैल्यू, उसका स्क्वायर कर लीजिए, या आर की वैल्यू गिवन है 2 एक्सपोनेंट -3 और रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर मैंने आपको बताई 1.6 एक्सपोनेंट -8 गिवन है। तो आप इसको पुट कर लीजिए 1.6 एक्सपोनेंट -8 बाय सॉल्विंग दी ऑल दी वैल्यूज़ यू गेट द आंसर। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट -3 स्क्वायर, और ये जो आंसर आ रहा है इसको आप डिवाइड कर लीजिए 1.6 एक्सपोनेंट -8 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 157.1 मीटर। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको जिस तरह थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आपको चैप्टर नंबर 13 और 15 के दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 सॉल्व कर रहे हैं बेरिया कॉलेज कारसास का, जहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड दी लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लेमन सीरीज। तो इसमें हमें दोनों वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और किस केस में, लेमन सीरीज़ के केस में कैलकुलेट करनी है। ये रिलेट कर रहा है चैप्टर नंबर 18 से क्वेश्चन, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, आप कह सकते हो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो वेव नंबर का फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, उससे कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ्स। तो लेमन सीरीज़ों को पता है कि NF की वैल्यू 1 हो जाती है, RH जो है रैपिड कांस्टेंट आपको सवाल में गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में NI की वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अगर लेमन है उसमें NF 1 है तो आपने फिर 2 कर देना है, +1 कर देना है। अगर बालमार होता तो उसमें NF 2 होता, NF 2 होता तो फिर NI को आप 3 कर देते। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में
शॉर्टेज वेवलेंथ में आपने एन आई की जगह पर इन्फिनिटी पुट करना है। तो अब कैलकुलेशन किस तरह करनी है उसको आप देखिए। यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप वेव नंबर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर। इसके अंदर इसके बाद इसमें यहाँ पे वैल्यूज अपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। हम पहले परफॉर्म कर रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ए पार्ट लिख लेते हैं इसे और इसे बी कह लेते हैं। तो ए का सोल्यूशन पहले कर रहे हैं और ए में हमें लॉन्गेस्ट में एन आई की जगह पर 2 पुट करना होगा और एन एफ की जगह पर 1 पुट करना होगा। और आर एच की जगह पर 1.097 एक्सपोनेंट 7, एन एफ की जगह पर आप पुट कर लेंगे 1 और एन आई की जगह पर 2 पुट कर लेंगे फॉर दी केस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब इसका सोल्यूशन आप कीजिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए 1/1 और 1/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। अब यूजिंग द कैलकुलेटर आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 बाय वेवलेंथ। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1.097 एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 और ENG प्रेस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 के साथ, डिवाइड कर लें 4 के साथ और उसके बाद ENG प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.227 एक्सपोनेंट 6 और फिर आप इसका इन्वर्स करोगे 1/8.227 एक्सपोनेंट 6। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी फील हो रहा हो, तो 1 डिवाइड बाय आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.215 एक्सपोनेंट -7 मीटर। तो ये जो हमने आंसर निकाला है ये किसके केस में है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पार्ट बी। जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में एन आई की जगह पर आपने इन्फिनिटी पुट कर लेना है और एन एफ 1 ही रहेगा फॉर द लेमन सीरीज। 1 wavelength is equals to 1.097 exponent 7 1 divided by 1 square minus 1 divided by infinity square। तो हमें पता है ये चीज़ के 1/infinity का आंसर होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। 1/infinity स्क्वायर हो, इन्फिनिटी क्यूब हो, कोई भी वैल्यू 1/infinity का आंसर होगा 0। तो अब अगर सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए 1/infinity इज़ इक्वल्स टू 0 लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। और अब देखें ये आंसर आ गया, अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1.097 एक्सपोनेंट 7 का आप रेसिप्रोकल कीजिए, 1 डिवाइड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.115 एक्सपोनेंट -8 मीटर। तो इस तरह आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली फॉर द गिवन सीरीज़। अब यहाँ पर सीरीज़ चेंज हो सकती है, बालमर सीरीज़ आ सकती है,
ब्रैकेट सीरीज़ आ सकती है, प्री फंड सीरीज़ आ सकती है। तो अब सीरीज़ की वैल्यूज़ आप बुक से याद कर लीजिए और उसके बाद जो भी आपको गिवन सीरीज़ हो उसकी मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप एनर्जी वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली तो आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला E=hf या E=hc/λ। इन दोनों की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आप E=hf अप्लाई कीजिए, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है, वो वेवलेंथ मालूम है इस केस के लिए, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे E=hc/λ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अब जो क्वेश्चंस रह गए हैं इंशाल्लाह उसकी वीडियोस भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान मिर्ज़ा फ्रॉम बहरिया कॉलेज THA कैंपस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह बहरिया कॉलेज का अरसास के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। जो पेपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो बहरिया कॉलेज का अरसास का है, और इंशाल्लाह इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं उनका 1 बाय 1 आपके साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको, और उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो स्टे कनेक्टेड और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम बहरिया कॉलेज का अरसास का प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन या मॉक एग्ज़ामिनेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका न्यूमेरिकल पोर्शंस को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, और ये चैप्टर नंबर 17 से लिया गया है, और टॉपिक जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सोडियम सरफेस इज शाइन विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 एक्सपोनेंट -7। तो इसका मतलब है जो इंसिडेंट लाइट है उस मेटल सरफेस पर, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो तकरीबन वो हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमें बताइए 3 एक्सपोनेंट -7। इफ़ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस का जो सोडियम है इसका जो वर्क फंक्शन है वो हमें बता रहे हैं 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ को और नाम दे सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से इसका परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया, हमने ये लिखा कि हमारे पास जो इंसिडेंट वेवलेंथ है और वो गिवन है हमें 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर। उसके बाद हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू बताइए फाई नॉट रिप्रेजेंटिंग द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। तो 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए एज 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो आप इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.46 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो इसका आंसर आ रहा है 3.936 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। तो पहला आपने क्या काम कर लिया, वर्क फंक्शन को जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अलग हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो SI यूनिट में काम कर रहे होंगे। तो SI यूनिट में जो डिस्टेंस का या वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। इस वजह से हम अपनी जो एनर्जी है, जो वर्क फंक्शन है, उसको भी जूल्स में कन्वर्ट करेंगे।
उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट हम मेंशन कर लेते हैं, हमें क्या क्या मालूम करना है इसमें। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। पहले पार्ट पे हम ये सॉल्व कर लेंगे। दूसरे पार्ट में हम ये मालूम करेंगे कि कट ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी, किस मिनिमम वेवलेंथ पर ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन प्रोवाइड की थी और वो इक्वेशन ये होती है, E इज़ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो टोटल एनर्जी जो हम इंसिडेंट लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन में और दूसरी जब जो एनर्जी रह जाएगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगी। तो बेसिकली अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे एज टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी को हमें पता है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स हम लिख सकते हैं HF माइनस वर्क फंक्शन। तो आगे हम लिख लें ताकि हम याद रहे हमें कि E बराबर होता है HF के। इसके बाद हमने F को और ओपन कर लेना है क्योंकि हमें सवाल में वेवलेंथ गिवन है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे HC अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ये HC अपॉन लेमडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। F की जगह पे हमने पुट किया F इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमने पुट कर लिया C बाय लेमडा। तो यहाँ पर दो पैरामीटर और इंक्लूड कर लेते हैं हम। H इस प्लांक्स कांस्टेंट विच इज़ 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड, और C इज़ स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पैरामीटर्स हैं डेटा के अंदर, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय लेमडा, और लेमडा जो है वो इंसिडेंट वेवलेंथ है विच इज़ 3 एक्सपोनेंट माइनस 7, और वर्क फंक्शन को हमने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया है। ये वैल्यू 3.936 एक्सपोनेंट माइनस 19। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इस पूरे सॉल्यूशन को सॉल्व करना है with the help of calculator। तो 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8, इस आंसर को आप डिवाइड कर लीजिए 3 एक्सपोनेंट माइनस 7 से। तो इसका आंसर आ रहा है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 30 एक्सपोनेंट माइनस 19। फिर इसको आप माइनस करवा लीजिए 3.936 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। जब इसको आप माइनस करवाएंगे 3.936 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2. हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 2.689 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना है
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, विच इज़ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस वैल्यू, बाय डिवाइडिंग दिस वैल्यू। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से इस आंसर को डिवाइड कर लीजिए। तो आंसर आपके पास था 2.689 एक्सपोनेंट माइनस 19 डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक आपने पार्ट ए सॉल्व कर लिया है जिसके अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन हमें गिवन है सवाल में, उसकी मदद से हम कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो एज वी नो डैट कि वर्क फंक्शन बराबर होता है hc upon lambda naught k। lambda naught is the cutoff wavelength or threshold wavelength, can say minimum wavelength। तो अब आप इसको रीअरेंज अप करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अब इसमें वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए hc और वर्क फंक्शन की। 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 into 3 exponent 8 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन आपको सवाल में गिवन है 3.936 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो इसका आंसर आ जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8। आंसर को आप डिवाइड कर लीजिए 3.936 एक्सपोनेंट माइनस 19 के साथ। तो उसकी जो वेवलेंथ आ रही है, कट ऑफ वेवलेंथ, वो आ रही है 5.049 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। दिस इज़ द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सोडियम मेटल। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है और मैंने आपको बताया किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।